नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का मुद्दा किसानों का मुद्दा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज तीसरा दिन है। इस समय किसान अंबाला के पास पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। वहीं किसानों ने भी पत्थरबाजी की। इस दौरान कई किसान और जो जवान है वो जख्मी भी हुए। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वे हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। हरियाणा से लगे पंजाब की खनौरी और डबवाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। किसानों ने आज आपको बता दें पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन भी किया। वहीं 3 घंटे तक पंजाब के कई इलाकों में टोल नाके फ्री कर दिए गए। आंदोलन को खत्म करवाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। 7 दिन में दोनों पक्षों के बीच ये तीसरी मीटिंग है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में कल यानी 16 फरवरी को हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री करेंगे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेता मीटिंग के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पहुंच गए हैं, जिसमें जगजीत डल्लेवाल और सरवण पंधेर के साथ 11 किसान नेता शामिल हैं। मीटिंग में केंद्र की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। देखने वाली बात यह है कि अब इस तीसरी बैठक का क्या असर होता है। क्या किसान मांगों को लेकर समझौते के लिए तैयार होते हैं या इस बार भी मामला अटक जाएगा? इनका जवाब तो बैठक पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। उससे पहले हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स यानी गेस्ट, और उससे पहले आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। क्या मांगे हैं किसानों की, वो भी मैं आपको थोड़ा यहां पर संक्षेप में बता दूं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जुड़ जाएंगे। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO से बाहर आ जाए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों FTA को खत्म कर दे, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मिर्च हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में जो उनकी मांगे हैं। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट जो हैं, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर लीजिए आ गए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर सभी मेहमानों का। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे जानना होगा इसका अर्थशास्त्र क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। और अश्वनी शाही जी प्रवक्ता भाजपा का, आपका भी धन्यवाद। और अखिलेश भारद्वाज जो हमारे साथ इस वक्त किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। किसान अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है उनको रोकने का प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको आपके पीछे आपको क्या लगता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों उनको वहीं पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इतनी भारी संख्या में पंजाब के किसान वहां पर पहुंच रहे हैं? जरा विस्तार से पूरे आंदोलन को समझाते हुए दर्शकों को विस्तार से बताइए मांगों के साथ। अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका ऑडियो शायद यहां पर म्यूट है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपका ऑडियो शायद यहां पर म्यूट है। ठीक है, आप ऑडियो यहां पर अनम्यूट कर लीजिए। लेकिन जो मांगे हैं आपकी, उसको वहां पर जो जिस तरीके से रोका जा रहा है, उसका आपका विरोध जो किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले, वो तमाम बातें दागने का जो प्रयास किया जा रहा है, बल का प्रयोग, ये सब आरोप हैं किसानों का। ठीक है, जब तक उनका ऑडियो ठीक होता है, हम यहां पर भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, आप पर यह आरोप है, मीटिंग इस वक्त शायद चल भी रही होगी, शुरुआत उसकी कुछ ही पलों में हो भी चुकी होगी, लेकिन क्या परेशानी का सबब बन गया? इस वक्त इलेक्शन करीब है, ये सबको ही जानते हैं, और किसानों की मांगों को मांगने का दावा भी आपकी सरकार के द्वारा किया गया, आय दोगुनी करने का वादा भी आपकी तरफ से था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग की वो खबर भी सामने आई, तमाम आपकी तरफ से वादे, तो आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं आपकी बात को?
शिवम जी, देखिए, किसान जो है देश के अन्नदाता हैं। पिछली बार इनको आंदोलन हुआ, सरकार ने कहा कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 काले इनके वो से काले कानून कह रहे थे तो वापस ले लिया। हमारे वो कानूनों में था कि हमने एक साहस किया था जी। साहस ये किया था कि किसानों के लिए एक बेहतर भंडारण की व्यवस्था होती, बिजली की जो विसंगति आज जो मांग कर रहे हैं उनकी मैं बात उसको भी जोड़कर चलिएगा, उसमें ठीक है, बिजली की जो विसंगतियां था उनको दूर करने की बात थी, उनको पैसे पहुंचाने की बात थी, जिसमें हम पेंशन 3000 दे भी रहे हैं। अभी अंतरिम बजट में घोषणा भी हुई 3000 की। उसके बाद उनके जो मिट्टी का परीक्षण से लेकर मिट्टी के लिए जो भी काम करना था, कई चीजों को हम लोगों ने उस कानून में रखा था, लेकिन वो काले कानून इनको लग रहे थे, क्योंकि हमारे विरोधी दलों ने इन लोगों को इतना चढ़ा दिया, इतना राजनीतिक बना दिया। जो हमारे किसान नेता थे वो उस समय बहक गए। चलिए, देश के प्रधानमंत्री ने समझा, उन्होंने उसको माना कि भाई हम कुछ लोगों को समझाने में वो नाकाम रहे, तो हमने वापस लिया कानून, वो कानून वापस हो गए। उसके बाद भी बहुत दिनों तक आंदोलन चलता रहा। अब फिर से आगे, अब बताइए, WTO की मांग इनकी, FTA से हट जाइए, कल को कहना शुरू करेंगे कि अमेरिका से संबंध विच्छेद कर लीजिए, रसिया से तोड़ लीजिए, सीरिया पर अटैक कर दीजिए। ये सब क्या मांग है? किसान गांधी के देश में लड़ाई करने के लिए नहीं है, ये अराजकता हो रही है। आज ट्रैक्टर देखिए, पिछली बार 700 लोगों की जो शहादत हुई इन लोगों के द्वारा, वहां पर ले आकर राजनीतिक दल रोटियां सेकते रहे, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रैक्टर पर वहां के नौजवान और युवा स्टंट कर रहे थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये किसान भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं। आज जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों को घायल किया जा रहा है, क्या किसान भाई हमारे उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनको लोग पत्थर मार रहे हैं। भाई अराजकता छोड़िए, किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हैं। ये 3 माननीय मंत्रियों को आप दिखा रहे हैं, तीसरे दौर में वो लोग जा रहे हैं, उनको वहां पर सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वामीनाथन आयोग का कांग्रेस ने 2006 में जब लागू हुआ, 6 से 14 तक कोई मांग नहीं मानी, और जैसे ही किसानों ने कहा राहुल गांधी का बयान आ गया, हम सब मानेंगे। भाई अभी भी मैं कहता हूं कि 33% स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिशें थी उनको राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं। पंजाब और अन्य सरकारें क्यों नहीं लागू करती हैं? चौथी बड़ी बात है, क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान हैं? और अगर किसान हैं तो वो किसान शांतिपूर्वक आए। ये जो खालिस्तान के नारे वहां आज भी लगने शुरू हो रहे हैं, कई चीजें, कई बहुत वीडियो आ गए कि खालिस्तान की मांग हो रही है, वही किसान कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर जो त्रिशूल और वो पता नहीं क्या क्या लगा कर आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाए, सरकार के साथ बैठक करें, वार्ता करें। आप कह रहे हैं संवाद जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से संवाद नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन को हाईजैक करने के पीछे ये खालिस्तानी एलिमेंट्स का आपने जिक्र यहां पर चर्चा में कर दिया। अखिलेश भारद्वाज जी, जो हो रहा है विरोध प्रदर्शन, हक आप सभी को है, विरोध करने पे कोई रोक नहीं लगी है, पर प्रदर्शन में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्रैक्टरों का इस्तेमाल, भीड़ का उग्र होना, वो सब बातें भी ठीक है। आप कह सकते हैं कि हम ट्रैक्टरों में ना जाएं तो किस में जाएं, हम तो किसान हैं। लेकिन क्या ये जो मांगे टेबल पर बैठ के कमीशन के द्वारा नहीं की जा सकती? आराम से, इतना अगर किसानों को दिक्कत का सामना भी तो करना पड़ेगा, इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, और खालिस्तानी एलिमेंट का भी आपसे जवाब हमें इस वक्त आप दे सकते हैं। बोलिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो किसानों की 13 मांगे हैं वे लगभग जायज मांगे हैं। सरकार को गंभीरता से उन पर चिंतन करना चाहिए और सभी 13 मांगों को पूर्ण करना चाहिए। जो सरकार ने 10 मांगे किसानों की मानी है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। और मैं एक किसान नेता होने के नाते जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि हमारे नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी कहते थे कि अगर किसान सरकार से 1 रुपया मांगते हैं और सरकार 20 पैसे देती है, तो 20 पैसे अपने लेके 80 पैसों की लड़ाई उसके बाद आगे जारी रखनी चाहिए। तो सरकार ने हमारी जो 10 मांगे मांगी हैं, 10 मांगे पूरी करी हैं, उनको लेकर जो बची हुई 3 मांगे हैं उन पर आगे बैठकर सरकार को भी, किसानों नेताओं को भी गहन चिंतन करना चाहिए। और जो ये आंदोलन के नाम पर हिंसा हो रही है, इसमें किसानों का कतई कोई रोल नहीं है। ये विपक्षी लोगों द्वारा एक किसानों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। किसान हमेशा महात्मा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं।
हिंसा से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल किसानों को बदनाम करने के लिए विपक्षी एजेंडा इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, जो आपसे मांगों की अगर मैं बात कर लूं, यहां पर एमएसपी पर कानून की जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, अगर सरकार यहां पर एमएसपी पहले से ही दे रही है तो इसमें कानूनी गारंटी की आवश्यकता का कारण क्या हो सकता है? क्या इसमें कोई भेदभाव, आपको कभी मार्केट में जाते हैं इस तरीके से कोई भेदभाव देखने को मिलता है? एमएसपी का वादा जो वहां पर धरातल पर सही नहीं बैठता है, सरकार आपके लिए योजनाएं ला रही है, खर्चा अगर कर रही है, तो कहां पर क्या बिचौलिया एक कारण है? क्या कारण है मुख्य तौर पर एमएसपी के लिहाज से? समझाइए सर। एमएसपी के लिहाज से, जैसा मैं एक गन्ना किसान हूँ, सरकार ने निर्धारित अभी 370 रुपए क्विंटल के हिसाब से हमारे यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ये कोल्हू चलते हैं जिनमें गुड़ बनता है, अगर कोई मिल, अगर किसान अपना वहाँ कोल्हू में अपना गन्ना डालना चाहे तो वो अपनी मन मर्जी से औने पौने दाम खरीदते हैं। तो अगर एमएसपी पर कानून बनेगा तो वे लोग भी बाध्य होंगे कि इतने पर उन्हें लेना ही होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कानून की मोहर। बिल्कुल, अश्विनी जी आप पर आएंगे। चंद्रमोहन जी, पूरे आप ऑब्जर्व अगर करें इस पूरे आंदोलन को, इसमें ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट है, राहुल गांधी की तरफ से ये कह दिया गया हमारी सरकार आएगी तो हम तो यहां मान लेंगे आपकी जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे यहां पर एमएसपी की गारंटी वाली बात हो। लेकिन पहले भी तो आपकी सरकार थी, तब नहीं मांगने के पीछे भी तो कोई ना कोई आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोच विचार की पॉलिसीज को स्टडी किया गया होगा। हर जो सरकार है वो स्टडी करती है। लेकिन इस बार क्या बदलाव, क्या मांगों के हिसाब से आप समझते हैं कितनी सही कितनी गलत, और आंदोलन को भी आप यहां पर उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कितनी सही कितनी गलत? शिवम जी, सबसे पहले तो जब पार्टी और पार्टी के नेता सत्ता में आ जाए और विपक्ष के अंदर रहे और कुछ और बात करे और सत्ता में आने के बाद अपनी उन्हीं बातों को भूल जाए, उससे बड़ा झूठा तो कोई हो नहीं सकता, पहला। दूसरा यह कि वो नेतृत्व जो अपने आप को सबसे बड़ी सरकार कहे, सबसे प्रचंड बहुमत वाली भी कहे और सबसे मजबूत देश के प्रधान सेवक भी हों, और उसके बाद उनके दौर के अंदर 2 बार किसान के प्रतिनिधि, किसान का दल सड़कों पे उतर जाए, अन्नदाता, जो अन्नदाता है, जो हमें अन्न देता है, और उसका मजाक उड़ाया जाए और उसके ऊपर डिबेट के ऊपर विपक्ष के ऊपर हवाला कर दिया जाए, तो ऐसी निकम्मी और कमजोर और निखत सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब देश उनसे चल नहीं सकता। क्योंकि 2014 के अंदर जो वक्तव्य आदरणीय देश के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे, या तो वो उस समय सच्चे थे, सच्चे इंसान थे, क्योंकि उस समय 2014 में जो बातें आज विपक्ष उठा रही है, जिन बातों को किसान उठा रहा है, वो एक मुख्यमंत्री उठाया करता था। या आज देश का प्रधानमंत्री सत्ता के लालच के अंदर आने के बाद झूठ और झूठ निरंतर बोल रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता के लालच के अंदर सत्ता मेरे हाथ से ना चल जाए और अन्नदाता को मुझे जवाब ना देना पड़ जाए। ये तीसरा, दूसरी बार 2 साल के आंदोलन क्यों आया दोबारा? और 2 साल के आंदोलन के अंदर आपने तो एमएसपी की गारंटी देने की बात करी थी, आपने तो पूरी तरह से प्लानिंग करी थी कि 2014 में आप क्या, अगर हम डाटा में चेक करता हूं तो 2014 में सोम जी इन्होंने बोला था कि इनपुट प्लस 50% एमएसपी देने का गारंटी 2014 में करी थी, और 2015 में सत्ता के आते ही पलट गए। सत्ता के अंदर और सत्ता के बाद का कौन सा चरित्र है भाजपा का? ठीक है, तो आप यहां पर तमाम आरोप यहां पर भाजपा पे लगा रहे हैं कि पलट गए, नहीं माना, नहीं माना। 30 सेकंड का और रहने दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, फिर जवाब देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अन्नदाताओं के और जब वो 2 साल पहले आंदोलन उठे तो मुझसे हाथ जोड़ के कहें देश की जनता से कि मुझसे कोई भावना में गलती हो गई थी, हाथ जोड़े, और इतने गुजर जाने के साल के बाद उनका अधिकार उनको ना दे पाए, और उसके लिए ये कौन से किसान नेता है? ठीक है, किसान नेता। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, आकाश जिंदल भी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी साथ हैं। बिल्कुल, सभी को समय यहां पर दिया जाए। एक मिनट, बिल्कुल जिंदल जी को भी मैं चाहूंगा। जिंदल जी, आप यहां पर हमारी बात को पूरी समझिए। यहां पर जो राजनीति का भी आरोप यहां पर है वो लगाया जा रहा है, लेकिन इसका आर्थिक दृष्टिकोण आपसे बिल्कुल बेहतर ढंग से उसको समझना पड़ेगा हमें। क्या ये पॉसिबल है एमएसपी पर कानून बनाना? क्योंकि अगर एक कानून बना दिया जाता है तो वो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं किया गया तो इसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। प्राइवेट कंपनीज का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और क्वालिटी
जो पदार्थ जो बनाए जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो सामान आता है, जो क्रॉप्स आती हैं, उनकी क्वालिटी का भी एक आइडेंटिफिकेशन किया जाना, तो क्या फंसने का कोई कारण बन जाएगा एमएसपी पर अगर लीगल गारंटी का कानून बन जाता है? आकाश जी, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि किसान भाई, हमारे अन्नदाता, अगर किसी चीज को लेके कोई इशू रेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में उनका पूरा हक है। ठीक है। हमारे अन्नदाता हैं, दे हैव ऑल राइट इन द वर्ल्ड कि अपनी वो डिमांड रेज करे। दूसरी बात यहां तक आ जाती है, अभी बीजेपी के बारे में बात हो रही थी, बीजेपी के हमारे मित्र बोल रहे थे, फिर चंद्रमोहन जी मेरे पर्सनल फ्रेंड है, वो भी बात कर रहे थे इस चीज को लेके। तो यहां कुछ डेटा दे दूं, इकोनॉमी की जहां तक बात है, आज प्रधानमंत्री मोदी को मैं हिंदुस्तान का आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, क्योंकि इकोनॉमी की बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की गई है। आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब इकोनॉमी इस लेवल पे ग्रो करती है, हर व्यक्ति को फायदा होता है, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, और आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2-3 साल में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। तो इसलिए इकोनॉमिक मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत अच्छा रहा है। अब आ जाते हैं कि किसान भाइयों को क्या चीजें दी गई हैं, क्या नहीं। सबसे पहले तो मैं 3 कानूनों पे आ जाऊं जो आए थे और वापस लिए गए। अब वो जो 3 कानून की बात करें, वो तीनों कानून ऐसे थे, अगर उनको ढंग से एनालाइज किया जाता और ढंग से किसान भाइयों के साथ बात की जाती, अन्नदाता के पास बैठ के उनको एक्सप्लेन किया जाता, तो तीनों कानून ऐसे थे जो हमारे अन्नदाता की कमाई को बढ़ाते थे। अब बीजेपी की यहां पे बताऊं आपको इश्यू क्या है, समस्या क्या है। ये पार्टी वो है जिसने 100 में से 99 काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया इकोनॉमी मैनेज की है। इनकी कमी क्या रही है, जब ये तीनों कानून आए, मैं बार बार लगातार तमाम चैनल्स पे कह रहा था, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात कर रहा था, इन लोगों को चाहिए था कि किसान भाइयों को रीच आउट करें। उस समय अगर रीच आउट करते, पंजाब जाते, किसान भाइयों के साथ खेतों में जाके बैठते, चाय पीते, लस्सी पीते, पंजाबी में बात करते, एक्सप्लेन करते कि किस तरीके से ये तीनों कानून आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं और होती। तो मेरे हिसाब से सरकार और किसान भाइयों के बीच में 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन गैप, नंबर 2 कम्युनिकेशन गैप, नंबर 3 कम्युनिकेशन गैप। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी किसान भाई, हमारे अन्नदाता इनके साथ बैठेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि जहां तक बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो जो हमारे किसान भाइयों के साथ बैठा जाएगा तो उन्हें बताना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज के जो है, आज जिस तरीके से दुनिया के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हिंदुस्तान अगर उसका हिस्सा नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत पीछे रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल जिंदल साहब, यही तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो विचित्र जिनको कहा जा रहा है, ये WTO वाला भी जिक्र जिसका आप कर रहे हैं इस वक्त फ्री ट्रेड का, ये क्या आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं क्या, या फिर इनके बारे में उनको खुद उन्होंने डिसाइड किया, या फिर किसी ने उकसाया कि भाई ये पॉइंट भी आपको डालना पड़ेगा, या फिर उसका कोई आर्थिक दृष्टिकोण भी है किसानों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? सबसे पहले आपने जो बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आर्थिक दृष्टिकोण, सबसे पहले किसान भाइयों के साथ बीजेपी के लोग जाके बैठे और बताएं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फायदा कैसे कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जहां कैश क्रॉप्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मेरे किसानों की, मेरे अन्नदाता की अगर फसल ऑस्ट्रेलिया जाती है, अगर यूके जाती है, कहीं और जाती है, तो फायदा किसको होगा? बेटर प्राइस रियलाइजेशन किसको मिलेगा? किसान भाइयों को। तो वो चीज जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं इंपोर्ट अलाउ कर दूंगा मात्र फ्री, मैं एक्सपोर्ट भी जहां करूंगा वहां विदाउट ड्यूटी के मेरा सामान, मेरे अन्नदाता ने जो मेहनत से जो जायज सामान है, वो शान के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वो शान के साथ अगर यूके के साथ FTA होता है वहां जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें मेरे अन्नदाता को बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलेगा। लेकिन क्या ये चीज हमारे अन्नदाता के साथ गांव में बैठ के चाय और लस्सी पी के कम्युनिकेट की गई? आपकी बात का, बिल्कुल आपकी बात का सारांश जो है अश्विनी शाही जी, आपका जवाब इसी बात पर, ये बेहतरीन पॉइंट इनके द्वारा किया गया कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात में कोई कमी नहीं अगर बोली जाए कि आप फार्मर्स के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या आउटरीच में प्रॉब्लम रह गई? पिछले जो कानून थे उसमें यही कन्वे किया गया था, एंड में जब उसको रिपील किया गया, हटाया गया, कि हमारी बात को समझाने में हम असफल रहे, हम समझा नहीं पाए, हित में कानून थे। क्या इस बार भी यही परेशानी का सबब भाजपा के लिए बनता जा रहा है? राजनीति तो होगी आपके साथ, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्ष किसी भी आंदोलन का फायदा उठाएगा, लेकिन क्या आउटरीच में कुछ स्टेट्स में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? इस पर आपका जवाब, फिर आप चंद्रमोहन जी ने जो आरोप आप पर लगाया, पार्टी पर लगाया, उसका जवाब दे सकते हैं।
शिवम जी, बहुत स्पष्ट रूप से आकाश जी ने जो समझाया चीजों को, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने अभी पिछला आंदोलन आप पूरे देश ने देखा, किसान भाई हमारे बहुत ही मासूम होते हैं। किसान भाइयों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाता है, चाहे वो कुछ राजनीति से प्रेरित किसान संगठन हो या कुछ भी हो। जैसे एक संयुक्त किसान मोर्चा बना, उसमें एक उसके अगुआ हुआ करते थे हमारे विधि विशेषज्ञ और उनको कहिए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, मैं तो कहता हूं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी ने उसके बाद एक इंटरव्यू में क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हमने तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दिया था, वो खेल नहीं पाए, तो अब इसमें हमारी क्या गलती है। अब बताइए, किसानों का वो आंदोलन और उनका वो बयान जो अगुवाई कर रहा है, जिसका नेतृत्व है, वो इस तरीके का बयान दे रहा है, तो इसका मतलब कि किसान जो संगठन है वो किसानों को छलने का भी काम कर रहे हैं। कुछ किसान संगठन है जो किसानों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। मगर ये सब चीजें अगर हो जाए तो जो आकाश जी ने कहा है कि हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम पहुंचाने में नाकाम रहे, कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, बिल्कुल हो सकता है, वो सत्य है। बिल्कुल आपकी बात वो सारी सही है, लेकिन अब वो हम नेगेटिव परसेप्शन को हटाकर उनको समझा दिए होते और किसान भाइयों को समझ में आ जाता, तो आंदोलन नहीं होता। और वो किसान कानून जो अभी जिंदल साहब ने बताया और मैंने भी बोला कि किसानों के भंडारण से लेकर उनके मिट्टी परीक्षण तक और बिचौलियों तक को हटाने की बात यहाँ पर आपसे यहाँ चंद्रमोहन जी की बात का जवाब को हटाने की बात थी पूरी। आप यहाँ का आगरा से उठाकर ले जाइए केरल बेचिए, पंजाब से उठाकर ले जाकर गोवा बेचिए, कई मंडियों को आप ले, जहां आपको अच्छा दाम मिल रहा है बेचिए ना। क्यों आप पंजाब के मंडी में उसमें पड़े हुए हैं कि वहां पर हम बिचौलिए के तरह जो हमको पैसे कम मिले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसानों की बात भी, अश्विनी जी यहाँ पर भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, वो उनसे अगर मैं समझना चाहूं, क्या आप चंद्रमोहन जी की बात से वाकिफ हैं कि उनकी बात को आप मान रहे हैं कि आप भाजपा की तरफ से यहाँ पर राजनीति है, जो कहा गया उसको लागू नहीं किया गया? सिर्फ एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं शिवम जी, इजाजत से आपके, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। देखिए, एमएसपी की बात हो रही है, मैं उस पर बोलना। एमएसपी पर 2 साल में 40 लाख किसान बढ़े हैं, 40 लाख किसान हमारे भाई बढ़े हैं। एमएसपी पर ये बताना मैं चाहता था कि एमएसपी पर खरीद 40 लाख किसानों द्वारा की गई है, जो ज्यादा हो 2 सालों। जी बिल्कुल ठीक है। अखिलेश भारद्वाज जी, इस बार जो किसान संगठन सामने आए हैं, और दूसरा मुद्दा, क्या आउटरीच में भाजपा की तरफ से कोई परेशानी, कोई गलती हो गई जिसकी वजह से सब आपकी जो बातें हैं वो सामने नहीं आ पाई कि भाई सरकार आपका फायदा कर रही है? बिल्कुल आपने ये कहा कि स्टेप बाय स्टेप और जितनी डिमांड्स हैं उसको मांगने का प्रयास करना चाहिए। आप किसान भाई हैं, आप उगाएंगे तभी पूरा देश, पूरी दुनिया खा पाएगी। लेकिन कहां कहां छोटी मोटी जो भी कमी आपको लगती है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन किसान के हित का कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको बताने चाहिए, आप बताएंगे? सर, मैं आकाश जिंदल जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो ये हमारे भाजपा के भाई लोग हैं, ये अपनी बात किसानों तक समझाने में नाकाम रहते हैं। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें ये करते हैं, लेकिन जो असली मूल मुद्दे होते हैं, ये उन बातों को कहीं ना कहीं ये किसानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कही थी कि हम लोग नहीं समझा पाए। किसान भोले भाले हैं, सही पूरी जानकारी नहीं होती है कई बार कि इस चीज से 3 कानूनों से हमारा फायदा होगा, नुकसान होगा। अब 10 लोगों ने जो बता दिया कि नुकसान होगा इन 3 कानूनों से, अब हो सकता है उनसे हमारा फायदा हो। अब हमें क्या पता, ये लोग हमें उस फायदे को बता नहीं पाए, नुकसान हमें पता चल गया कि उनका नुकसान क्या है, तो अब हम तो फिर नुकसान की बात मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे कई और प्रोग्राम्स जो हैं जिन्हें पीडीपी कहा जाता है, जिसे माने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स, कांग्रेस के नेता जो यहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं अगर आपसे कहूं, क्या केवल एमएसपी ही एकमात्र साधन है? क्या वही एक प्रक्रिया है? कि कानून ही एकमात्र उपाय है? पीडीपी की भी जो योजना है, जिसका अगर आप जिक्र करें, मध्य प्रदेश में जो मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच में जो गैप है, अगर 3,000 रुपए मिलने चाहिए, 2,000 रुपए किसान को अगर वहां पर पेमेंट मिली है, तो 1,000 रुपए का जो गैप है वो सरकार के द्वारा दी जाए, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, स्टेट लेवल पर भी अगर इसको लागू किया जाए। इसी तरीके से हरियाणा में पीडीपी स्कीम है भावांतर भरपाई योजना, जहां पर बाजरा, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड, इस तरीके की बातें, इस तरीके की बातें। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है ये एक उपाय नहीं हो सकता? भी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। शिवम जी, बेसिक क्या चीज है, अभी आपके इस डिबेट के अंदर
हमारे 3 मित्र हैं और सबसे अगर वाजिब बात को आप देखेंगे तो आकाश जिंदल जी हम सबसे उन चीजों में काफी तजुर्बेकार है और अपनी बात को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। विषय क्या आता है, अभी मेरे एक मित्र ने बोला भोले वाले किसान है, एक मित्र कह रहा है कि हमने एमएसपी की बात को कर दिया दे दिया। अरे वही तो विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है, वही तो भोले वाले किसान आपसे पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले आपके कहने से कि मेरी तपस्या में कौन सी कमी रह गई थी, मैं माफी मांगता हूं कह के चले जाने के बाद आप सोए क्यों रहे? अगर आपके टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो आपको एमएसपी की गारंटी देने में देर क्यों? आपने फिर किसान वर्सेस जवान क्यों कर दिया? आप नेहरू वर्सेस पटेल कर देते। चंद्रमोहन जी 10 सेकंड के लिए आपको मैं यहां पर रोक रहा हूं एमएसपी की बात पर। मैं आप ही का मौका रहेगा, बस एक 10 सेकंड का पॉइंट ये डाल रहा हूं। ये कह रहे हैं एमएसपी दिया है, कानून की बात आप कंटिन्यू करिए, बस कानून के लिए लड़ाई है, कानून के लिए। मैं उसी बात मेरे को पूरा विस्तारित तो करने दीजिए। बोलिए बिल्कुल। एमएसपी दिया है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, मैं आकाश जिंदल जी की बात को काट नहीं सकता हूं, लेकिन हुई है तो फिर सरकार को भोले वाले किसानों को अन्नदाता को देने में दिक्कत क्या है? वो क्यों पूंजीपति क्रोनी कैपिटल के पास जाके रुक जाती है? नहीं, मैंने 2 सवाल खड़े किए थे कि 2014 में गुजरात स्टेट के माननीय चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की हुंकार, और उससे मुझे याद है एक हरियाणा में और एक और स्टेट के अंदर बुखार था, मीडिया चिल्ला के बोल रहा था कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी उस समय किसानों की हित की बात कर रहे थे, जिस विषय के ऊपर आज किसान खड़े हैं। चंद्रमोहन जी, आज मेरे देश के समय का थोड़ा सा अभाव है। एक प्रश्न मेरा आपसे 2 साल पे चला गया और आज वो बस 2 मिनट ही बाकी हमारे पास। चंद्रमोहन जी एक सवाल मेरा आपसे, एक छोटा सवाल मेरा आपसे है कि स्वामीनाथन का जो कमीशन की रिपोर्ट है जिसको लागू करने की मांग की जा रही है, उसी पर चलने की बात की जा रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बिल्कुल किसानों के मंत्रिमंडल के साथ बात करने के लिए जिस तरह का प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, क्या नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो C2 + 50% की जो बात की गई है उससे आप सहमत हैं? स्वामीनाथन रिपोर्ट पे सहमत तब होता ना जब उनकी लड़की प्रेशर ना खड़ा करती। आज उनकी लड़की ने क्या प्रेशर खड़ा है सरकार के ऊपर कि देश के नहीं ठीक है, देखिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू होनी चाहिए, ये किसान भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है ना, ये बिल्कुल मेरा ये प्रश्न है आपसे। हमने तो बिल्कुल एमएसपी की गारंटी की बात करी नहीं, पर आपकी सरकार के द्वारा उसको लागू नहीं किया गया, आपकी सरकार के द्वारा उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल आपको समय दिया आकाश जिंदल जी, आपके पॉइंट्स। सिफारिश कांग्रेस ने करी थी, उसके अंदर वो लागू करी है 244 में से 141। नहीं क्या भाजपा ने करी है? मैंने बोला 2014 के अंदर जिस विषयों को भाजपा के बाद भाजपा ने कितनी करी है मुझे को पता है, उस रिपोर्ट को भाजपा ने लागू किया है। वही यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात आई, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि लागू करें ना करें। भाजपा कह रही हमने लागू किया है, लेकिन कांग्रेस पीरियड में वो लागू नहीं किया गया था, दूसरी पॉलिसी थी, किसान खरीद दोनों चाहे। आकाश जिंदल जी आपके क्या पॉइंट्स है फाइनल कंक्लूजन में? मेरा कंक्लूजन ये है, बीजेपी गवर्नमेंट ने 12 स्टेप्स उठाए हैं किसान भाइयों की बेहतरी के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, अन्नदाताओं को जो है सम्मान देने के लिए, अन्नदाताओं की इनकम बढ़ाने के लिए। अब मैं एक चीज प्रैक्टिकल बात कहना चाहूंगा, भाजपा के मेरे मित्रों को, ज्यादातर जो है नेशनल स्पोक्समैन मेरे मित्र हैं, अब आप जो है एक काम कीजिए, इसके बाद पंजाब जाइए, किसानों के साथ गांव में बैठिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है, आप तो अतिथि देवो भव वाले लोग हैं, G20 आपने इतना अच्छा किया, पंजाब जाइए, वहां आपको लस्सी पिलाएंगे, सरसों का साग खिलाएंगे, 2 मिनट में सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, मिसकम्युनिकेशन इज द ओनली प्रॉब्लम। तो ये इस पूरी चर्चा का सार, मुझे माफ कीजिएगा समय का अभाव, जिंदल जी समय का अभाव, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आकाश जिंदल जी आपका धन्यवाद, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका धन्यवाद, आपने अपने पॉइंट्स रखे, अश्विनी शाही जी आपने सरकार का पक्ष रखा, अखिलेश भारद्वाज जी किसान नेताओं ने किसानों की यहां पर बात की है। तो मैं आपको यह बता दूं कि जो मांग है, जो आंदोलन जिस तरीके से यहां पर आप हमारी चर्चा का आज का सार देखें तो यह कहा जा रहा है कि भाजपा कर तो हित रही है, लेकिन वो आउटरीच में यहां पर पूर्णतः कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। किसानों को बात समझ में नहीं आई। कृषि कानूनों की बात जो थी उसमें भी सरकार ने कहा था हितों के लिए कानून है, लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो क्या केवल आउटरीच में यहां दिक्कत है? और जो राजनीति होती है वो तो होके ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भाजपा को घेरने का प्रयास करेंगी। लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। इसी के साथ मुझे यानी शिवमदत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। अगले दिन फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से जय हिंद।